कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। खुफिया ठिकाना बदला जा रहा है सांगी, क्या किसी ने मुखबरी कर दी है? अब तो तुम्हारे सरदार डोमिको को यकीन आ जाना चाहिए कि मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। सांगी ने बड़ी उदास आवाज में कहा था। ऐसी बात नहीं है अंबर, बात असल में ये है कि हमारा सरदार डोमिको पकड़ लिया गया है। अंबर दग से रह गया था। सरदार डोमिको पकड़ा गया है? मगर कैसे? सांगी ने बताया कि रात के पिछले पहर बहादुर बागी सरदार डोमिको शाह मैक्सिको को कत्ल करने के इरादे से अपने एक साथी के हमरा बेस बदलकर बादशाह के महल में घुस गया, मगर बदकिस्मती से उसे पहचान लिया गया। फौजी इस पर टूट पड़े, उसके साथी को भी जख्मी कर दिया गया, मगर वो जान बचाकर भाग आया। हम ये जगह बदल रहे हैं, वो सरदार को फांसी पर चढ़ा देंगे। अंबर ने पूछा, क्या वो इसे बहुत जल्द मार डालेंगे? सांगी ने आह भरकर कहा था, शायद इसमें कुछ वक्त लगे। हो सकता है वो एक दिन सरदार डोमिको से हमारे मुतालिक पूछगछ करें। सरदार मर जाएगा मगर हमारा पता नहीं बताएगा। फिर भी हमें यह ठिकाना बदलना होगा, सांगी ने अंबर से कहा था। फिर अंबर ने सांगी से कहा, सांगी क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मेरा मतलब तुम्हें यकीन है ना कि मैं सरकारी आदमी नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा हमदर्द हूं। सांगी ने कोई जवाब ना दिया। अंबर ने बेताबी से कहा था, सांगी यकीन करो, मैं तुम्हारे सरदार डोमिको को सरकारी फौजों की कैद से निकाल कर ला सकता हूँ। वो बड़ी हैरानी से उसका मुंह तकने लगी, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था। डोमिको एक बागी था। वो मैक्सिको गवर्नमेंट की असला से लेस फौज के कब्जे में था। फिर भला किसी इंसान के लिए ये कैसे मुमकिन था कि वो अकेला शाही महल की छावनी में घुसकर बागी लीडर को छुड़ा कर ले आए? वो बोली, तुम शायद मुझसे मजाक कर रहे हो। अंबर ने गहरा सांस भरकर कहा था, सांगी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जो कुछ कह रहा हूं इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। तुम मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दो, मैं तुम्हारे बहादुर लीडर डोमिको को शाही फौजों की हिरासत से निकाल कर ले आऊंगा। सांगी को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, चुनांचे आप फैसला कुन अंदाज पे कहने लगी, मुझे अफसोस है अंबर, मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दे सकती। ये कहकर वो दूसरे बागी जवानों के साथ असला की पेटी उठाए गार से बाहर निकल गई। कोठरी के बाहर जो बागी जवान पहरा देता था वो भी दूसरे जवानों के साथ मिलकर गोला बारूद के बक्से बाहर निकाल रहा था। दोबारा बागी लड़की सांगी अंबर के करीब से गुजरी तो उसने गुस्से से अंबर की तरफ देखा और डांट कर बोली थी, ये तुम पूछने वाले कौन हो? अपनी जुबान बंद रखो, हम पहले ही परेशान हैं। अंबर ने तय कर लिया कि उसे वहां से फरार होने के लिए दूसरी तरकीब इस्तेमाल करना होगी। ये लोग गरीबों के हमदर्द थे, मजदूरों और गरीब मजलूम किसानों की आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, क्योंकि सरकारी फौजें इन गरीबों को लूट रही थी। जब किसानों की फसल तैयार हो जाती तो ये सरकारी फौजी घोड़े दुराते आते और उनकी सारी फसल उठाकर ले जाते और किसानों को सिर्फ इतना ही देते कि जिससे वो बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर सकते थे। बागी लीडर डोमिको एक बहादुर, जानबाज और मुखलिस लीडर था। उसे अपने वतन मैक्सिको को बादशाह के जुल्म से निजात दिलाने के लिए सरदार की बाजी लगा रखी थी। अब वो शाही फौज की कैद में था और यकीनन उसे एक रोज में थोड़ी बहुत पूछगछ के बाद फांसी पर लटका दिया जाने वाला था। अंबर को डोमिको और उसके जानबाज सरफरोश बागियों से दिली हमदर्दी थी और वो उसकी हर हालत में जान बचाना चाहता था। रात हुई तो गार के बाहर और अंदर बागी जवानों की आवाजें सुनाई न दी। अलाना के हर रोज रात को उनके गाने बजाने और एक दूसरे को मजाक करने की आवाजें आया करती थी। सिर्फ कोठरी के बाहर पहरेदार राइफल लिए मौजूद था। अंबर ने उससे पूछा कि ये सब लोग कहाँ चले गए हैं। उसने 2-3 बार पूछने के बाद गुस्से में सिर्फ इतना ही बताया कि सब लोग नए ठिकाने पर चले गए हैं, कल तुम्हें भी वहां पहुंचा दिया जाएगा।
अंबर के लिए ये बड़ा सुनहरी मौका था। अगरचे पहरेदार नौजवान के पास राइफल थी, मगर उसकी गोली का अंबर पर कुछ असर हो ही नहीं था सकता। जब रात जरा गहरी हो गई और अंबर ने देखा कि पहरेदार दीवार के साथ स्टूल पर बैठा ऊँघने लगा है, तो उसने सलाखों में से हाथ बाहर निकालकर जंजीर के साथ लगे ताले को अपनी मुट्ठी में ले लिया और फिर दूसरे हाथ से उसे जोर से एक तरफ झटका दिया। ताला खुल गया, लेकिन उसके साथ ही पहरेदार जवान की आंख भी खुल गई। उसने लालटेन की रोशनी में अंबर को ताले की जंजीर खोलते देखा तो राइफल उसकी तरफ तानकर फायर कर दिया। गोली अंबर के कंधे के ऊपर वाले हिस्से से टकराकर नीचे गिर पड़ी, मगर पहरेदार इसको ना देख सका। वो दूसरा फायर झोंकने ही वाला था कि अंबर ने बाहर निकलकर उसे काबू कर लिया। चंद लम्हों के बाद वो जमीन पर बेहोश पड़ा था और अंबर गार से बाहर खड़ा दाएं बाएं देख रहा था कि कहीं कोई गुड़ों का कोई दूसरा आदमी तो वहां नहीं है। गार के बाहर अंधेरी रात का सन्नाटा था। मालूम हुआ कि बाकी सारे बागी किसी दूसरे खुफिया ठिकाने में जा चुके हैं। ये अंबर के लिए बड़ी अच्छी बात थी। उसका रास्ता साफ था। बाहर दरख्त के नीचे इस पहरेदार का घोड़ा खड़ा था जिसको उसने बेहोश कर दिया था। वो घोड़े पर बैठा और उसे कदम कदम चलाता वादी से निकलने लगा। घोड़े को शायद सारे रास्ते का पता था। खुली जगह पर आते ही वो अपने आप ढूल की चाल चलने लगा और वो इसे पहाड़ी के खुफिया रास्ते से निकालकर नीचे वादी में ले आया। हर तरफ गप अंधेरा और मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन अंबर को इस अंधेरे में नजर आ रहा था। आगे एक खुला मैदान आ गया जिसके दरमियान में से एक कच्ची सड़क दूर तक चली गई थी। अंबर को यकीन था कि यही सड़क शहर को जाती है। उसने इस सड़क पर घोड़ा डाल दिया। रास्ते में अंबर को सामने की तरफ से एक घोड़ा गाड़ी आती मिली जिसमें कुछ फौजी सवार थे। उनके साथ फूले हुए फ्राक वाली 2 खवातीन भी थी। घोड़ा गाड़ी तेजी से करीब से गुजर गई। इससे जाहिर होता था कि अंबर शहर की तरफ जा रहा है। कुछ देर बाद दूर मैदान में रोशनियां नजर आने लगी। ये मैक्सिको के दारुल हुकूमत मैक्सिको सिटी की इमारतों की रोशनियां थी। इस जमाने में भी यहाँ इमारतों में काफी रोशनियां नजर आ रही थी। उनकी एक जानिब, जो शायद शहर की फसील थी, 4 मीनारों वाली एक इमारत काफी बुलंद थी। इन चारों मीनारों पर रोशनी हो रही थी। जरूर यही शाही महल था। अंबर की समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही थी कि वो शाही महल की फौजी छावनी में किस तरह से दाखिल होगा। सांगी ने उसे बागी लीडर डोमिंगो के बार कर आए हुए साथी के हवाले से सिर्फ इतना ही बताया था कि बागी लीडर को शाही महल की फौजी छावनी में किसी तहखाने में कैद रखा हुआ है। फूंक फट रही थी कि अंबर का घोड़ा शहर में दाखिल हो गया। 1918 ईस्वी का जमाना था। मोटर कारें अभी इतनी मॉडर्न नहीं हुआ करती थी। अभी तक उसे कोई पुरानी वज़ा करदा मोटर कार भी नजर नहीं आई थी। शहर की सड़कों पर भी गैस के लैंप रोशन थे। सड़कें पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी। शहर के चारों तरफ एक फसील थी, मगर इसका कोई दरवाजा नहीं था और ये फसील भी कई जगहों से गिराकर वहां ऊंची इमारतें बना दी गई थी। शहर के चारों तरफ एक वसी बाग था जिसमें दरख्त खामोश खड़े थे। एक बाग में दाखिल होकर अंबर ने घोड़े को एक पत्थर के बुत के पास बांध दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब दिन निकल आया और सूरज की रोशनी शहर की इमारतों, मकानों और दूर एक कारखानों की ऊंची चिमनियों पर पड़ने लगी, तो अंबर बाग से निकलकर इस दरवाजे में से शहर के अंदर दाखिल हो गया, जिसके अकब में दीवार के पहलू में शाही महल के मीनार से अब उसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। महल का रंग बिल्कुल सफेद था और पहली मंजिल तक पाम और खजूर के दरख्तों के झुंड कहीं कहीं नजर आ रहे थे। महल की छत पर सरकारी झंडा सुबह की हवा में लहरा रहा था। अंबर ने बाजार में एक चाय खाना खुला देखा तो इसमें दाखिल हो गया। उसे मालूम था कि शाही महल की छावनी में शहर ही से खाने पीने की चीजों की सप्लाई जाती है। वो ये मालूम करना चाहता था कि ये सप्लाई जिस दुकान से जाती है वो कहाँ है। इसका प्रोग्राम इन चीजों के साथ किसी गाड़ी में बैठकर किले में दाखिल होने का था। चाय खाने में कुछ लोग बैठे चाय कहवा वगैरह पी रहे थे। अंबर जिस मेज के करीब जाकर बैठा, वहां 2 मैक्सिको के आदमी बड़े बड़े हैट सर पर जमाए सर झुकाए बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अगरचे वो बड़ी धीमी आवाज में बोल रहे थे, लेकिन अंबर तक उनकी आवाज बाखूबी पहुंच रही थी। एक कह रहा था, यहाँ इनकलाब आकर रहेगा, शाही फौजी इनकलाब का रास्ता नहीं रोक सकती। दूसरे ने आह बड़ी और बोला, लेकिन हमारा लीडर तो फांसी पर चढ़ रहा है। पहला कहने लगा, ऐसा होता ही रहता है, लीडर तो मर जाते हैं मगर उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाती।
अंबर चौंका। ये लोग यकीनन बागी लीडर डोमिंगो की बातें कर रहे थे। तो क्या उसे फांसी दी जा रही है? अंबर ने इन लोगों की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा था। मेरे दोस्तों, मैं एक इनकलाबी मजदूर हूँ। मैं आज ही इस शहर में दाखिल हुआ हूँ। क्या हमारे लीडर डोमिंगो को फांसी चढ़ाया जा रहा है? मैक्सिकी ने थूक कर नफरत से कहा था। वो हम सबको बारी बारी मार डालेंगे, मगर इनकलाब आकर रहेगा। उनकी जुबानी मालूम हुआ कि डोमिंगो को शाही छोड़ने में आज आधी रात को फांसी दी जा रही है। अगरचे इस बात को राज में रखा गया था, मगर शाही किले और छोड़ने में भी इनकलाब के हमदर्द मौजूद थे। उन्होंने इस खबर को शहर में पहुंचा दिया था। लोग मजबूर बेबस थे। वो सिर्फ अपनी जुबान में चैन मुगैया ही कर सकते थे। वो किले और शाही महल पर हमला तो करके अपने पसंदीदा लीडर को मौत के फंदे से तो छुड़ा नहीं सकते थे। अंबर की समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत कम वक्त रह गया था। वो इन दिनों मैक्सिको आदमियों से पूछने लगा कि फांसी कौन देगा, कहाँ दी जाएगी, वगैरह वगैरह। एक मैक्सिकी ने नफरत से कहा था, इससे क्या होता है कि कहाँ दी जाएगी फांसी? वो लोग हमारे लीडर को मार रहे हैं। आज रात पादरी उसके गुनाहों का इतराफ सुनेगा और फिर इसको फांसी पर खींच दिया जाएगा। मेरा बस चले ना तो मैं महल को आग लगा दूं। दूसरा मैक्सिकी ठंडी आह भरकर बोला था। हम में इत्तेफाक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाय, शाही फौज एक एक कर हम सबको खत्म कर देगी। अचानक अंबर के जहन में एक तरकीब बिजली की तरह से चमक उठी। उसने पूछा कि पादरी किस गिरजे से किस वक्त बागी लीडर के पास जाएगा। उनकी जुबानी पता चला कि शाही महल की दीवार से थोड़ी दूर सेंट मिराना का एक पुराना सा कैथोलिक गिरजा है। इस गिरजे का बड़ा पादरी फांसी वालों को आखिरी वक्त बाइबल पढ़कर सुनाने जाया करता है। आज रात भी यही पादरी बागी लीडर डोमिंगो को मरने से पहले बाइबल पढ़कर सुनाने जा रहा था। अंबर के जहन में एक तरकीब आ गई थी। वो वहां से सीधा सेनेट मरियाना के गिरजाघर की तरफ चाल पड़ा। यह गिरजाघर बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ था। चूंकि इतवार का दिन नहीं था, इसीलिए वहां इबादत करने वाले मौजूद नहीं थे। अंबर गिरजाघर के हाल कमरे में जाकर इबादत गाह के पास बैठ गया। वो हाथ जोड़कर इबादत करने लगा, मगर चोरी चोरी आंखों से देख रहा था कि पादरी साहब है कहाँ। कुछ देर बाद एक दुबला पतला सा पादरी आ गया और पूछने लगा कि तुम कौन हो? तुम मुझे मुसाफिर लगते हो। इससे पहले मैंने तुम्हें इस गिरजाघर में कभी नहीं देखा। अंबर ने बड़ी अकीदत और आजिजी से कहा था। मुकद्दस बाप, मैं परदेसी हूँ, स्पेन का एक गरीब सियाह हूँ, इस मुल्क की सैर को आया हूँ। पादरी ने अंबर को दुआ दी और दूसरी तरफ चला गया। अंबर ने पादरी की कोठरी देख ली थी। चुनाचा वक्त काटने के लिए गिरजाघर चला आया और शहर की सड़कों पर फिरता रहा। जब रात हो गई और इमारतों की रोशनियां जल उठी तो अंबर दोबारा गिरजे में आ गया। इबादत गाह पर मोमबत्तियां रोशन थी। पादरी शाम की इबादत करवा रहा था। कुछ लोग हाल कमरे में खामोश बैठे इबादत में मसरूफ थे। अंबर भी उनके साथ ही बैठ गया। आधा घंटा इबादत होती रही। इबादत खत्म हुई तो लोग बाहर निकलने लगे। अंबर वहीं बैठा रहा। जब हाल खाली हो गया तो पादरी भी अपनी कोठरी में आ गया। अंबर कुछ वक्त डालकर इसकी कोठरी की तरफ चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से पादरी की आवाज आई, अंदर आ जाओ बेटा, दरवाजा खुला है। अंबर अंदर दाखिल हो गया। पादरी कुर्सी पर बैठा मेज पर रखे एक कला को ठीक कर रहा था। अंबर को देखकर बोला, तुम चाय पियोगे? अंबर ने कहा, जी हाँ शुक्रिया। और अंबर ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके पास गुजारना चाहता था। बातों ही बातों में अंबर ने उससे पूछा कि वो आज रात किसी फांसी पाने वाले को बाइबल की आयत सुनाने जा रहा है। तो उसने कहा कि हाँ, ये बड़ी दर्दनाक बात है, मगर क्या करूं, मरने वाले की रूह को तो सुकून पहुंचाने के लिए ये फर्ज अदा करना ही पड़ता है। उसने ये भी बताया कि रात 1 बजे फौजी गाड़ी उसे लेने आएगी। अंबर सब कुछ सुनता रहा। वो दिमाग में स्कीम भी तैयार करता चला गया। रात के कोई 10 बजे वो पादरी से इजाजत लेकर वहां से उठाया। 12 बजे रात तक वो गिरजे की पिछली दीवार की झाड़ियों में से निकलकर पादरी की कोठरी की तरफ बढ़ा। पादरी की कोठरी बंद थी। अंदर मोमबत्ती रोशन थी। पादरी शायद जाग रहा था। उसने पूछा, क्या फौजी गाड़ी आ गई है? अंबर ने कहा, जी हाँ। पादरी के कदमों की आवाज आई। अंबर पीछे हट गया। पादरी ने दरवाजा खोलकर बाहर जानकर देखा। अंबर ने पादरी के सर की पिछली तरफ हथेली की जड़ब लगाई।
یہ ضرب اس نے اتنی زور سے نہیں لگائی تھی، بس اتنی ہی طاقت خرچ کی تھی کہ جو پادری ہے وہ بے ہوش ہو جائے۔ پادری چوٹ لگتے ہی آگے کو گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امبر کو اس کا سخت افسوس ہوا کہ اس نے ایک نیک اور شریف پادری کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، مگر وہ مجبور تھا۔ اگر اسے بے ہوش نہ کرتا تو وہ اس سے باغی لیڈر کو بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی موت کی سزا سے نہیں بچا سکتا تھا، جو غریب مزدوروں، کسانوں اور دکھی لوگوں کا ہمدرد تھا اور غریب لوگوں کی خوشحالی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والا تھا۔ لاکھوں کروڑوں غریبوں کی مدد کرنے والے انسان کی جان بچانے کے لیے پادری صاحب کو اتنی تکلیف دینا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ پادری کو اٹھا کر امبر جلدی سے کوٹھری میں لے گیا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے کپڑے خود پہن لیے، پھر اس کے ہاتھ پیچھے باندھے، اس کے منہ پر کپڑا باندھا، اسے چارپائی پر ڈال دیا۔ کونے میں اس کا لمبا سا سیاہ لبادہ لٹکا ہوا تھا۔ امبر نے اسے پہن کر سر کے اوپر کالا سا ہوڈی نما کپڑا بھی آگے کر لیا۔ اب اندھیرے میں امبر کی شکل پوری دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کمر کے گرد پٹکا باندھ کر اس نے سنہری سلیب والی سلیب لٹکا لی اور ہاتھ میں بائبل پکڑ کر کوٹھری میں کوئی ہتھیار تلاش کرنے لگا۔ پادری کی کوٹھری میں اسے کسی قسم کا کوئی ہتھیار تو کیا، کوئی چاقو بھی نہ مل سکا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر فوجی گاڑی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کوٹھری میں ایک گھڑی دیوار سے لگی تھی۔ اس گھڑی نے جب رات کا 1 بجایا تو امبر کو گرجا گھر کے حال کمرے میں کچھ فوجی بوٹوں کی آوازیں سنائی دی۔ فوجی قدموں کی بھاری بھرکم آواز کوٹھری کے باہر آ کر رک گئی۔ کسی نے فوجی لہجے میں پکار کر کہا تھا، مقدس باپ، اگر آپ تیار ہیں تو چلیے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ امبر نے بے ہوش اور اسری پادری کے اوپر چادر ڈال دی، آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ کوٹھری کا دروازہ فوراً بند کر تالا لگایا اور سینے پر سلیب کا نشان بنا کر اپنے سر کے ہوڈ یعنی کہ کالے کپڑے کی ٹوپی کو آگے کرتے ہوئے بولا، مقدس باپ سب کی حفاظت کرے، چلو میرے بچوں، میں تیار ہوں۔ یہ 2 میکسیکی فوج کے سپاہی تھے اور گرجا میں داخل ہونے سے پہلے اپنے ہتھیار باہر گاڑی میں چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے پادری کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ امبر ہی کو اصلی پادری سمجھ کر ساتھ لے گئے۔ گرجا گھر کے صحن میں 2 گھوڑوں والی ایک بند گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کی اونچی گدی پر ایک میکسیکی سپاہی رائفل لگائے گھوڑوں کی باگیں تھامے تیار بیٹھا تھا۔ گاڑی کے پہیوں کے اوپر تیل کے لیمپ روشن تھے۔ امبر کو بڑے ادب اور عقیدت سے گاڑی میں بٹھا لیا گیا۔ وہ لکڑی کے دروازے والی تسبیح پھیر رہا تھا۔ امبر کی جیب میں بائبل تھی اور کمر کے ساتھ سلیب لٹک رہی تھی۔ گاڑی کڑکڑاتی، شور مچاتی، آدھی رات کی تاریکی اور سناٹے میں شاہی محل کی چھاؤنی کی طرف دوڑنے لگی۔ کتنی ہی سڑکوں اور اونچے نیچے راستوں سے گزر کر گاڑی ایک ڈیوڑی میں داخل ہو گئی جس کا فرش پتھروں کا تھا۔ یہاں گاڑی کھڑی ہو گئی۔ 4 سپاہیوں نے دروازہ کھول دیا۔ امبر اترا تو وہ بڑے ادب سے اسے ایک دروازے کی طرف لے گئے۔ یہاں بھی ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ یہ جیل کے چیف وارڈن کا دفتر تھا۔ پادری کے آنے کا سن کر وہ جلدی سے دفتر سے باہر نکل آیا۔ اس نے وارڈن کی وردی پہن رکھی تھی، سر پر چوڑا سا ہیٹ تھا اور کمر کے ساتھ پستول لگا تھا۔ اس نے امبر کو بڑے ادب سے سلام کیا اور پھر اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنا کر بولا، فادر برائے مہربانی میرے ساتھ چلیے۔ امبر کو ساتھ لے کر وہ کئی ایک برآمدوں میں سے گزر کر ایک کھلی جگہ پر آ گیا۔ یہاں چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں، آگے ایک لوہے کا زینہ نیچے جاتا تھا۔ امبر نے اس جگہ کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کیونکہ اسی جگہ سے اسے باغی لیڈر ڈومینگو کو نکال کر لے جانا تھا۔ اس نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ یہاں جگہ جگہ فوج کے جوان اندھیرے کونوں میں رائفلیں لیے پہرا دے رہے ہیں۔ نیچے تہہ خانے میں چیف وارڈن کو دیکھتے ہی پہرے دار سنتری نے لوہے کا دروازہ کھول دیا۔ چیف وارڈن بولا، فادر، باغی لیڈر بڑا خطرناک آدمی ہے، ہم آپ کو اتنی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ اس کی کوٹھری میں جا کر اس کو دعا پڑھائیں، آپ باہر کھڑے رہ کر یہ فرض ادا کریں۔ امبر نے آہستہ سے کہا، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، خداوند اس کی روح کو معاف کرے۔ چیف وارڈن تہہ خانے کے برآمدے کا موڑ گھوما تو سامنے کونے میں ایک کوٹھری امبر کو نظر آئی جس کا سلاخوں والا دروازہ تھا۔ امبر پادری کے لباس میں آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ باغی لیڈر ڈومینگو کوٹھری میں کمبل پر خاموش بیٹھا تھا۔ ایک لالٹین اس کے قریب جل رہی تھی جس کی بتی کافی نیچے تھی۔ امبر نے دیکھا کہ یہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ رائفل والا سنتری صرف تہہ خانے کے موڑ پر ہی تھا۔ سلاخوں کے پاس جا کر چیف وارڈن نے کرخت آواز میں ڈومینگو سے کہا تھا، اٹھو، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔
पादरी साहब तुम्हारा गुनाह बख्शवाने आए हैं। बागी लीडर ने आहिस्ता से अपना चेहरा उठाया। मुझे इसकी जरूरत नहीं, चले जाओ। अंबर ने आहिस्ता से बड़ी नरम आवाज में कहा, बेटा ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। खुदावंद से अपने गुनाहों की माफी मांगो ताकि तुम्हारी रूह सीधी दहशत में जाए। डोमिको ने कोई जवाब न दिया। अंबर अब एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार था, क्योंकि यही मौका था, उसके बाद इसे कोई मौका नहीं मिल सकता था। चीफ वार्डन उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। वो चाहता था कि वार्डन जरा आगे को हो जाए। चुनांचे अंबर ने चीफ वार्डन से कहा था, बेटा तुम आगे होकर इसे कहो कि मेरे पास आए। चीफ वार्डन जरा आगे सलाखों के पास हो गया और बोला, मरने से पहले अपने गुनाह बख्शवा लो कम बखत। अंबर आहिस्ता से चीफ वार्डन के पीछे हो गया। उसने एक नजर बरामदे पर डाली, वहां कोई नहीं था। अंबर ने पीछे से एक भरपूर मुक्का चीफ वार्डन की गर्दन पर मारा था। अंबर के ताकतवर मुक्के में हाथी के सूंड से भी ज्यादा ताकत थी। चीफ वार्डन की गर्दन की हड्डी खटक से टूट गई। वो नीचे गिरा। ये मंजर देखकर बागी लीडर डोमिको हैरान होकर उठ खड़ा हुआ। अंबर ने अपने चेहरे के आगे से स्याह पादरियों की टोपी वाला छज्जा ऊपर उठाया और बोला, डोमिको अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं पुलिस का जासूस नहीं हूँ। डोमिको ने अंबर को पादरी के लिबास में पहचान लिया था। वो कुछ कहने ही वाला था कि अंबर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और तेजी से चीफ वार्डन की कमर से लगे चाबियों के छल्ले को तोड़ डाला। चाबी निकालकर ताला खोलकर चीफ वार्डन की लाश को कोठरी में घसीट लिया और बागी लीडर डोमिको से कहा, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। उसके साथ ही अंबर ने बड़ी जल्दी चीफ वार्डन के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। इतनी देर में बागी लीडर डोमिको भी अपने कैदियों वाले कपड़े उतार चुका था। चीफ वार्डन के कपड़े पहन लो, जल्दी करो। बागी लीडर डोमिको ने जल्दी चीफ वार्डन की वर्दी पहनकर अपने सर पर हैट रखकर उसका छज्जा अपने चेहरे के आगे कर लिया। मेरे पीछे पीछे चले आओ। अंबर ये कहकर डोमिको को चीफ वार्डन की वर्दी में कोठरी से बाहर निकाल लाया। खबरदार जरा भी ना हिचकिचाना, खांस कर बात करना, तुम इस वक्त चीफ वार्डन हो। डोमिको ने आहिस्ता से कहा, ओके अंबर। बागी लीडर डोमिको बड़ा होशियार और बहादुर आदमी था और इस किस्म के बेस बदलकर वो कई बार मार चुका था। अंबर ने हाथ में बाइबल थाम रखी थी, दूसरे हाथ में तस्बीह थी। चीफ वार्डन यानी कि बागी लीडर डोमिको उसके साथ साथ था। बरामदे का मोड़ घूमे तो सामने से राइफल वाला पहरेदार संतरी खड़ा था। उसने चीफ वार्डन को देखा तो टेंशन हो गया। उसने डोमिको को नहीं पहचाना था। डोमिको ने इशारे से उसके सल्यूट का जवाब दिया था और अंबर पादरी के साथ साथ जीना चढ़कर ऊपर वाली खुली जगह पर आ गया। यहाँ भी अंधेरे में जगह जगह फौजी जवान राइफलें लिए पहरा दे रहे थे। उन्होंने देखा कि नीचे से पादरी के साथ चीफ वार्डन ऊपर आ रहा है। वो इन दोनों को पहले भी नीचे जाते देख चुके थे, लिहाजा वहां हल्का हल्का अंधेरा भी था। उन्हें जरा भी शक न हुआ। वो अपनी अपनी जगहों पर खड़े रहे। अंबर पादरी के बेस में बागी लीडर डोमिको को चीफ वार्डन की वर्दी में खुली जगह से लेकर छावनी को ड्यूरी में आ गया। यहाँ 4 फौजी वार्डन के दफ्तर के बाहर खड़े थे। अंबर पादरी ने आहिस्ता से डोमिको से कहा था, तुम इस वक्त चीफ वार्डन हो, इन सिपाहियों को इशारे से हुक्म दो कि पड़े पड़े हो जाए। डोमिको ने ऐसा ही किया। इशारे से इन सिपाहियों से कहा कि वो दफ्तर के आगे से हट जाए। सिपाहियों ने अपने चीफ वार्डन के इशारे पर फौरन अमल किया और पड़े हट गए। अब बागी लीडर ने भी अदाकारी करते हुए अंबर के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता से बातें करना शुरू कर दी और इसे लेकर ड्यूरी के गेट की तरफ बढ़ा। वो ये तासुर देना चाहता था कि पादरी को बाहर तक छोड़ने जा रहा है। चीफ वार्डन को अपनी तरफ आता देकर गेट पर खड़े संतरियों ने दरवाजा खोल दिया। डोमिको ने अपना हैट आगे को झुका रखा था ताकि नीम रोशनी में उसे कोई सिपाही पहचान न ले। वो अंबर को लेकर ड्यूरी से बाहर आ गया। बाहर घोड़ा गाड़ी पादरी को ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। चीफ वार्डन ने घोड़ा गाड़ी के कोचवान से कहा था, तुम जाओ, मैं पादरी साहब को ले जाऊंगा। भला किसकी जरूरत थी कि चीफ वार्डन के हुक्म से इनकार करता। कोचवान उस वक्त घोड़ा गाड़ी से उतर गया। अंबर घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठा था। बागी लीडर डोमिको चीफ वार्डन की वर्दी में गाड़ी की गद्दी पर बैठ गया। उसने घोड़े को सांटा मारा। घोड़ा एकदम से चल पड़ा। घोड़ा गाड़ी डरती रात की तारीकी में बहुत जल्द फौजी छावनी के अहाते से निकलकर शहर की सड़क पर गायब हो गई। बागी लीडर डोमिको ने सड़क पर कुछ दूर गाड़ी भगाने के बाद उसे एक कच्ची सड़क पर डाल दिया। ये सड़क दूर पहाड़ों की तरफ जाती थी। घोड़े रात के अंधेरे में सरपट दौड़े जा रहे थे। जब घोड़ा गाड़ी पहाड़ियों के पास पहुंची तो डोमिको ने उसे रोक दिया। वो ऊपर वाली गद्दी से छलांग लगाकर नीचे उतरा। उसने अंबर से कहा, यहाँ से हम घोड़ों पर आगे जाएंगे।
अंबर ने कहा, तुम्हारे साथियों ने ठिकाना बदल लिया है। डोमिको बोला, मैं जानता हूँ वो दूसरा ठिकाना कहाँ है। मैंने उन्हें पहले ही बता रखा था कि अगर खतरा हो तो पहाड़ी वाला गार्ड छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। उसने दोनों घोड़ों को गाड़ी से खोल दिया और पहाड़ की एक खुड में गिरा दिया। गाड़ी जो थी वो खुड में गिरते ही चकनाचूर हो गई। एक घोड़े पर डोमिको सवार हो गया, दूसरे घोड़े पर अंबर बैठ गया। घोड़े तेजी से पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगे। सुबह होने तक वो कई एक पहाड़ियों की चढ़ाइयां चढ़ते उतरते आखिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ पहाड़ियों की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थी और दरमियान में बड़ी बड़ी चट्टानें थी। अचानक चट्टानों की तरफ से फायर हुआ। डोमिको ने घोड़े से छलांग लगा दी। अंबर भी घोड़े से कूद पड़ा। ये कौन है डोमिको? अंबर ने पूछा। डोमिको ने कहा, अपने ही आदमी है, मुझे सरकारी वर्दी में देखकर पहचान नहीं सके। डोमिको ने मैक्सिकी जुबान में चिल्लाकर कहा था, सांगी लंबूत्रो मार्लिको, मैं हूं तुम्हारा सरदार डोमिको। सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। डोमिको की आवाज सुनते ही चट्टानों के अंदर से 6-7 बागी जवान राइफलें हाथों में लिए बाहर निकल आए। उनके साथ लड़की सांगी भी थी। डोमिको ने अपना बड़ा सा हैट उतारकर फेंक दिया था। अंबर ने भी अपने सर से पादरियों वाला कपड़ा पीछे गिरा दिया था। डोमिको ने अपने दोनों बाजू फैलाकर नारा लगाया था, वो मुझे कत्ल नहीं कर सके, हम जेल तोड़कर निकल आए हैं। आजादी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब दूसरे बागी जवान भी गाड़ में से निकल आए। ये सारे डोमिको से लिपट गए थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सांगी भी बहुत खुश थी। वो अंबर के पास आकर बोली, पादरी साहब, तुम कहाँ फरार हो गए थे? डोमिको ने कहा, अगर अंबर हमारा साथी पादरी के बेस में हमारे पास ना पहुंचता तो इस वक्त मेरी लाश छावनी में पड़ी होती। सब जवान अंबर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। डोमिको ने हाथ बुलंद करके कहा था, साथियों, हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, आओ गाड़ में चलकर बैठते हैं। सब लोग चट्टानों के नीचे बने हुए इस नए खुफिया गाड़ में आ गए। ये गाड़ पहले वाले गाड़ से खुला था। बाहर 2 बागी जवान पहरे पर खड़े थे। गाड़ में एक खुली जगह पर लालटेन रोशन थी। यहाँ बैठकर बागी लीडर डोमिको ने अपने साथियों को अंबर की बहादुरी की सारी दास्तान सुनाई। हर कोई अंबर की दिलेरी पर इसे दाद देने लगा। डोमिको बोला, अंबर भाई, मैंने तुम पर सरकारी जासूस होने का शक किया था, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं था मालूम कि तुम तो हमारे इतने हमदर्द हो। अगर तुम पादरी का बेस बदल कर मेरी मौत की कोठरी में ना आते तो मैं कभी जिंदा नहीं बच सकता था। सांगी ने मुस्कुराकर अंबर को देखते हुए कहा था, मैं तो हैरान थी कि अंबर यहाँ से कैसे और कहाँ फरार हो गया है। अंबर बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम लोगों के दिल से मेरे बारे में जो शक था दूर हो गया है। डोमिको ने अंबर को गले लगा लिया और इस रात बागी लीडर ने शाही महल पर हमले की खतरनाक स्कीम तैयार की। अब हम मारिया नाग और केटी की तरफ चलते हैं। आप पहले से सुन चुके थे कि मारिया नाग, केटी और खलाई इंसान थ्यूसांग, ये चारों एक खलाई रॉकेट पर बैठे खला में सफर कर रहे थे। नाग इंसानी शक्ल में नहीं था बल्कि उकाब की शक्ल में था। वो सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था, मगर बोल नहीं सकता था। थ्यूसांग और केटी खलाई रॉकेट के कंट्रोल पर बैठे थे। मारिया उनके पीछे बैठी थी। नाग अकाब की शक्ल में पैनल के पास ही एक छोटी सी तपाई पर खामोश बैठा था। केटी ने अपनी खलाई साथी थ्यूसांग को डायल की सुई दिखाते हुए कहा था, थ्यूसांग, रॉकेट नीचे जा रहा है। थ्यूसांग और मारिया ने सामने पैनल पर लगे एक छोटे से डायल की सुई को देखा जो नीचे की तरफ इशारा कर रही थी। रॉकेट अपने आप नीचे का रुख कैसे कर सकता है थ्यूसांग? थ्यूसांग ने कहा कि उसने मुख्तलिफ हालात और सूचों को तो चेक किया मगर सुई का रुख नीचे ही कर दिया। मारिया कहने लगी, हो सकता है किसी सियारे की कशिश हमें अपनी तरफ खींच रही हो। अचानक रॉकेट को एक झटका लगा। ये झटका इस कदर शदीद था कि थ्यूसांग अपनी सीट से बाएं तरफ को गिर गया। केटी ने चिल्लाकर कहा था, कोई ब्लैक होल होगा, खला में आ गया है। ब्लैक होल ऐसा सियारा होता था जो बुझा हुआ सूरज होता था, मगर इसमें इतनी जबरदस्त कशिश होती थी कि बड़े से बड़े सियारे को अपनी तरफ खींचकर तबाह कर देता है। केटी और थ्यूसांग ने स्क्रीन की तरफ देखा और कहा, यह सियारा कौन सा है? हो सकता है हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। वो तीनों इस स्याह नुक्ते की तरफ देखने लगे जो करीब आता जा रहा था। जो वो करीब आ रहा था, बड़ा हो रहा था। नाग भी अकाब की शक्ल में तपाई पर बैठा चेहरा घुमाकर अपनी अकाबी आंखों से स्क्रीन को देखने लगा। रॉकेट बड़ी तेजी से इस स्याह नुक्ते की तरफ बढ़ रहा था जो कि अब बड़ा होने लगा था। रॉकेट उनके कंट्रोल से बाहर हो गया था।
थ्यू सांग ने कहा कि मैं बैक इंजन चलाने लगा हूँ। थ्यू सांग ने यह कहकर पिछले इंजन चला दिए ताकि रॉकेट पीछे की तरफ दौड़ पड़े और यूं सियारे की तरफ से जो कशिश पड़ रही है वो कम हो जाए, मगर इसका भी कोई असर न हुआ था। रॉकेट बड़ी तेज रफ्तारी से नीचे सियारे की तरफ बढ़ रहा था। केटी ने तमाम इंजन बंद कर दिए। उन्हें सिर्फ एक ही खतरा था कि अगर रॉकेट इसी रफ्तार से सियारे से जा टकराया तो उसके परखचे उड़ जाएंगे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि इस सियारे पर जमीन सख्त है या दलदली है। सियारे की शक्ल एक बहुत बड़े लट्टू से मिलती जुलती थी। रॉकेट लट्टू नुमा सियारे की फिजा में दाखिल हुआ तो इसकी रफ्तार अपने आप मध्यम हो गई थी। क्या इस सियारे की फिजा में कशिश नहीं है? केटी ने थ्यू सांग की तरफ देखकर कहा था। थ्यू सांग सियारे की सतह को देख रहा था। मालूम होता है कि इसकी फिजा में जो ज़रात है ये उनके रद्द अमल की वजह से हुआ है। सियारे की सतह पर ऐसी धीमी रोशनी थी जैसे शाम हो रही हो। थ्यू सांग, मारिया और केटी स्क्रीन पर उसकी जमीन को गौर से ताक रहे थे। रॉकेट आहिस्ता आहिस्ता सियारे की सतह की तरफ बढ़ रहा था। नाग भी परेशान था कि खुदा जाने इस सियारे पर किस किस्म के मामलात पेश आए। उन्होंने देखा कि सियारे की जमीन पर ना कोई दरख्त है, ना कहीं कोई समंदर है या दरिया ही नजर आ रहा है। सियारे की जमीन की सतह के बिल्कुल करीब आकर उन्होंने देखा कि वहां अजीब से बेहंगम किस्म के स्याह मखरूती चट्टानें इंसानी उंगलियों की तरह से ऊपर को उठी हुई थी। ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें थी कि इन पर पूरा एक शहर आबाद हो सकता था। उनका रॉकेट इन चट्टानों के दरमियान एक धूड़े में बड़े बड़े गोल और मखरूती पत्थरों के दरमियान जाकर रुक गया था। रॉकेट के अंदर गहरी खामोशी छा गई। थ्यू सांग, केटी और मारिया खामोश थे। केटी ने खलाई पायलट की कुर्सी पर से उठते हुए कहा था, हमें बाहर की फिजा को चेक करना होगा। थ्यू सांग ने एक खास कंप्यूटर को ऑन कर दिया, फिर उस पर उभरे हरूफ को पढ़कर बोला था, हैरानी की बात है कि इस सियारे की फिजा में ऑक्सीजन मौजूद है और प्रेशर भी नॉर्मल है, मगर पानी कहीं नजर नहीं आ रहा। मारिया बोली, अगर ये बात है तो तुम दोनों यहीं बैठो, मैं बाहर जाकर हालात का जायजा लेती हूँ। केटी जल्दी से कहने लगी, नहीं नहीं, ना जाने बाहर की फिजा कैसी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हम नाग के उकाब बन जाने की वजह से पहले ही परेशान है। मारिया ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। नाग का दिल चाहता था कि वो उड़कर बाहर जाए और खुद माहौल का जायजा ले, मगर वो अल्फाज में अपनी ख्वाहिश को बयान नहीं कर सकता था। थ्यू सांग ने कहा, मेरा ख्याल है मारिया ठीक कहती है, अगर बाहर की फिजा में कंप्यूटर के मुताबिक ऑक्सीजन मौजूद है तो फिर मारिया पर खतरनाक असर नहीं होगा। मारिया ने कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग मेरा इंतजार करो। ये कहकर मारिया रॉकेट की मोटी सी फुलादी दीवार में से बाहर निकल गई। नाग, केटी और थ्यू सांग को मारिया की खुशबू आना बंद हो गई तो वो समझ गए कि मारिया बाहर निकल गई है। मारिया ने रॉकेट के बाहर आते ही महसूस किया कि इस नए सियारे की फिजा में हल्की हल्की सी गर्मी रची हुई है। वो जमीन से 10-15 फुट की बुलंदी पर फिजा में उड़ने लगी और मखरूती सियाह चट्टानों के ऊपर आ गई। इन चट्टानों के ऊपर आकर उसने देखा कि दूसरी तरफ एक तंग सा रास्ता चट्टानों को बुलंद और बाला दीवारों के बीच में से जा रहा है। मारिया इस रास्ते से गुजरने लगी। ये एक दूरे की तरह का रास्ता है जो पहाड़ियों के दरमियान बना होता है। इस दूरे से निकली तो सामने उसे एक जगह चट्टानों के दरमियान बना हुआ किला नजर आया। ये ऊंचे ऊंचे 4 मीनारों वाला बहुत बड़ा किला था जो दूरी से वीरान और बेआबाद लग रहा था। मारिया ने सोचा कि यहाँ ये किला किसने बनाया है, क्या ये यहाँ की मखलूक का कारनामा है? मारिया फिजा में तैरती हुई आहिस्ता आहिस्ता से पूरा स्टार किले की तरफ बढ़ने लगी। किले के बाहर कोई मखलूक नहीं थी, कोई पहरेदार भी नहीं था। किले का बहुत बड़ा दरवाजा खुला था। मारिया दरवाजे में दाखिल हो गई। एक अजीब बात हुई जिसने मारिया को भी थोड़ी देर के लिए परेशान कर दिया। उसके अंदर दाखिल होते ही खिलाई किले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मारिया ने सोचा कि दरवाजे के बाहर चलकर देखना चाहिए। बाहर तो कोई है नहीं। मारिया बड़ी आसानी से लोहे के दरवाजे और पत्थरों की दीवारों के दरमियान से भी गुजर जाती थी, मगर जो ही वो खिलाई किले के बंद दरवाजे में से गुजरने लगी तो इसका ना नजर आने वाला जिस्म दीवार से टकरा कर रह गया। मारिया तो सन्नाटे में आ गई। ऐ खुदा, ये क्या मामला है? मारिया ने एक बार फिर से कोशिश की, मगर इस बार भी वो दरवाजे में से ना निकल सकी। दरवाजा किसी ऐसी धात का बना हुआ था जो मारिया को बाहर नहीं निकलने दे रही थी। मारिया थोड़ी सी परेशान हुई क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसे यहाँ जानबूझकर कैद कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह था कि यहाँ उसे किसने कैद किया था। मारिया अभी तक लहरों की शक्ल में थी और गायब थी। वो आगे बढ़ी। खिलाई किले में आगे एक गली सी थी जिसका फर्श पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। गली खत्म हुई तो एक और दरवाजा आ गया।
یہ دروازہ ماریا کے قریب پہنچتے ہی اپنے آپ کھل گیا۔ اس نے دیکھا کہ دروازے کی دوسری طرف ایک بہت بڑا اونچی سی چھت والا ہال کمرہ ہے، جہاں درمیان میں پتھر کے ایک بہت بڑے پیالے میں آگ جل رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک سبز رنگ کا تخت بچھا ہے جس پر سرخ شیشے کا ایک تاج پڑا تھا۔ تخت کے پیچھے کچھ آدمی کھڑے ہیں، ان کے جسم سیاہ لبادوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی صرف سبز آنکھیں ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ ماریا انہیں حیرت سے تکنے لگی۔ ماریا کا خیال تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ اس کی بھول تھی، وہ سب خلائی آدمی اسے دیکھ رہے تھے۔ ماریا آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر ہال کمرے کی دیوار کے پاس آئی تو اسے محسوس ہوا کہ سارے کے سارے سبز آنکھوں والے لوگ اسے گھور رہے ہیں۔ کیا یہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ماریا نے سوچا۔ اسے اس مخلوق کی آنکھیں اپنے نظر نہ آنے والے جسم پر جمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ماریا یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ سارے آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تخت کے پیچھے ایک محرابی دروازہ تھا۔ یہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ ماریا نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوش اونچا لمبا آدمی نمودار ہوا ہے۔ اس کے سر پر بھی 2 سینگ تھے جو اس کی سیاہ ٹوپی میں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں خلائی گن کی بجائے ایک چمکدار شیشے کی چھڑی تھی جس کے آگے ننھا سا سبز بلب روشن تھا۔ وہ تخت کے پاس آ کر رک گیا۔ باقی آدمی سر جھکائے کھڑے تھے۔ سیاہ پوش ان کا سردار اعظم معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا۔ اس نے کیا کہا؟ ماریا سے۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔